हेलो गाइस, हम आपके लिए इस कहानी का 4th एपिसोड लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ओया अकेडमी के गार्डन में होता है, लेकिन अभी किसी को पता नहीं होता कि वो एक वुल्फ प्रिंस है और डीमन लोग का है। वो पेड़ पौधों को पानी दे रहा होता है। तभी वहाँ से एग्रेड अकेडमी के स्टूडेंट्स जाते हैं। तब वो अपने जेब से एक कैंची निकालता है और बहुत सारे फ्लावर्स तोड़ के अपने पास रख लेता है। जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तब मिंग लैंग लिंग्यू से बात करने के लिए जाता है, लेकिन लिंग्यू की छोटी बहन मिंग लैंग को बीच रास्ते में रोक देती है और कहती है, जैसे तुमने लिंग्यू को एक रेड फ्लावर बना के दिया था, क्या तुम मुझे भी रेड फ्लावर बना के दे सकते हो? तब मिंग लैंग अपने स्किल्स से एक रेड फ्लावर क्रिएट करता है और वो उसकी छोटी बहन को दे देता है। वो रेड फ्लावर देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मिंग लैंग ने उसके लिए भी एक रेड फ्लावर दिया। लेकिन जैसे ही वो रेड फ्लावर को पकड़ने लगती है, वो मोटा स्टूडेंट रेड फ्लावर को अपने हाथ में तेजी से पकड़ लेता है और फिर वो उसकी छोटी बहन को छेड़ने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें ये रेड फ्लावर चाहिए तो मुझसे आके ले लो। और फिर वहां से भाग जाता है। तो उसकी छोटी बहन उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो लोग भागते भागते गार्डन में आ जाते हैं और उसकी छोटी बहन भी गार्डन में भाग रही होती है। तब वो वुल्फ प्रिंस से टकरा जाती है और उसके हाथ में एक फ्लावर होता है। तब वो पूछती है कि तुम कौन हो? तो फिर वुल्फ प्रिंस कहता है, मैं ये फ्लावर तुम्हारे लिए लेके आया था, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो तो मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वुल्फ प्रिंस साथ में ये भी कहता है कि सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर फ्लावर ही होना चाहिए। ये बात सुन के वो और ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसकी तारीफ के चंगुल में फंस जाती है। जब लिंगू की छोटी बहन वापस एकेडमी में आती है तब वो देखती है कि बाकी लड़कियों के पास भी वही फ्लावर होता है। तब वो चिढ़ जाती है और वो समझ जाती है कि वो लड़का झूठ बोल रहा था और उसने सभी लड़कियों को एक जैसे फ्लावर्स दिए हैं। दूसरी ओर एकेडमी के कुछ लड़के गार्डन की साइड अपनी ही अलग से पार्टी कर रहे होते हैं। तब मिंगलैंग वहाँ आता है और कहता है, क्या तुम लोगों को अपने सीनियर से डर नहीं लगता जो तुम यहाँ पर चुपके से पार्टी कर रहे हो? तो वो लोग कहते हैं, आओ मिंगलैंग तुम भी आकर हमें ज्वाइन कर लो, हम सब एक साथ पार्टी करेंगे। उन लोगों ने वहाँ पर तंदूर लगाया होता है और वो वहीं पर बैठ जाते हैं। तब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि आगे और स्किल्स कैसे सीखी जा सकती हैं और जो अभी यानी ने समझाया है उसे कैसे परफेक्ट किया जा सकता है। वो लोग मिंगलैंग से कहते हैं, तो मिंगलैंग तुम्हें तो सारी स्किल्स बहुत अच्छे से आती है, तुम हमें सिखा सकते हो। तो मिंगलैंग कहता है, नहीं, मैं अभी उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि तुम सबको वो स्किल्स सिखाऊं। और वो ये भी कहता है कि लिंग्यू मुझसे ज्यादा अच्छा स्किल्स करती है तो तुम सब उससे सीख सकते हो। तब वो मोटा लड़का कहता है, नहीं, जरूरी थोड़ी है कि एक फेनिक्स लड़की ही होनी चाहिए। और वो मिंगलैंग को कहता है कि हो सकता है कि फेनिक्स तुम हो, तुम अपने बारे में इतना तो सोच ही सकते हो, तुम इतने क्वालिफाइड तो हो ही। तो सभी आपस में बात करने लगते हैं और फिर एक लड़का कहता है उस मोटे लड़के को कि हो सकता है तुम ही फियोनिक्स हो। फिर वो मोटा लड़का कहता है, हाँ, मैं फियोनिक्स हो सकता हूँ, अगर मैं फियोनिक्स हुआ तो फियोनिक्स बहुत मोटा होगा। और फिर ये बात सुन के सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर वुल्फ प्रिंस आ जाता है, यानी कि ओया। तब सभी लोग उसको ग्रीट करते हैं क्योंकि ओया एक सीनियर के कपड़े पहने हुए होता है तो वो लोग उसको अपना सीनियर समझते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता कि ओया वहाँ पर क्यों आया है। दरअसल ओया वहाँ पर इसलिए आया होता है क्योंकि उसको पहचानना होता है कि असली फेनिक्स कौन है और वो एक एक करके सारे स्टूडेंट्स के पास जाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि असली फेनिक्स आखिर है कौन। तब वो उन लोगों के साथ उनकी पार्टी ज्वाइन करता है और बैठ जाता है। तब वो उनको कहता है, तुम लोगों ने खाने का इंतजाम तो कर लिया लेकिन तुमने पीने का कुछ इंतजाम नहीं किया। तब वो अपने पास से एक बॉटल निकालता है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वो बॉटल में नशे की दवाई मिली हुई होती है। जैसे ही वो लोग उस बॉटल को सूंघते हैं वो एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। तब ओया उन सबको चेक करता है और ये कोशिश करता है कि उसको पता लगे कि उनमें से फेनिक्स कौन है। जब वो सबको चेक कर लेता है तब उसको पता चलता है कि उनमें से कोई भी फेनिक्स नहीं है। तब वो बहुत निराश हो जाता है, फिर वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर विंची क्लासरूम में आई होती है और वो क्लासरूम की सफाई करने के लिए वहां पर पहुंची होती है। तब उसको एक फ्लावर दिया जाता है लेकिन वो फ्लावर नहीं लेती और अपना काम दोबारा से करने लगती है, लेकिन दोबारा से उसे फ्लावर दिया जाता है। तब हम देखते हैं कि वो फ्लावर देने वाला और कोई नहीं बल्कि वुल्फ प्रिंस होता है। वो कहता है, प्लीज मिस,
मुझसे ये फ्लावर ले लीजिए, आप बहुत ही सुंदर हैं और मैं आपको ये फ्लावर देना चाहता हूँ। तब विंशी कहती है, पहली बात तो तुम मुझसे अपनी असली आइडेंटिटी छुपाओ मत। मैंने तुम्हारी पूंछ देख ली है और तुम एक वुल्फ हो, तो तुम मेरे सामने इंसानी रूप में क्यों खड़े हो? मैं जानती हूँ कि तुम वुल्फ हो, तो मेरे सामने ये ढोंग मत करो। तब वो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम मेरी पूंछ देख सकती हो? तो विंशी कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी पूंछ ही नहीं, तुम्हारे लंबे दांत और तुम्हारे लंबे कान भी देख सकती हूँ। तुम्हें मेरे आगे इंसान बनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे विंशी ये भी कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम यहाँ से जल्द चले जाओ। फिर वो उसके पास आके उसको सूंघने लगता है, लेकिन विंशी थोड़ा awkward हो जाती है और उसको कहती है, तुम दूर होके खड़े रहो मेरे से। और विंशी उसको अपने पास नहीं आने देती और उसको दूर करके खड़ा रखती है। लेकिन वो वुल्फ प्रिंस यानी ओया बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है, तुम आखिरकार मुझे पहचान कैसे सकती हो? अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं पहचाना। फिर वो विंशी से कहता है, हो सकता है कि तुम्हारे जो पूर्वज हो वो डेविल्स हो और वो डेविल लोग के हो। तो फिर विंशी कहती है, तुम झूठ मत बोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मेरे पेरेंट्स इंसान हैं और मैं कोई डेविल नहीं हूँ, ना ही मेरे पेरेंट्स हैं। फिर ओया कहता है, अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमसे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हारे किसी पूर्वज ने जो कि डेविल हो इंसान से शादी की हो, इसलिए तो तुम मेरी पूंछ और मेरे सारी दांत भी देख पा रही हो, वरना अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं पहचाना। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वजों में से कोई एक डेविल हो, इस वजह से तुम डेविल लोग के जितने लोग हैं उनको पहचान सकती हो। विंशी ये बात सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और फिर कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान एक डेविल से शादी कैसे कर सकता है? तो फिर ओया कहता है, तुम नहीं जानती, लेकिन पुराने समय में भगवान, इंसान और डेविल्स सारे एक ही साथ रहते थे, तो ये पूरी पॉसिबिलिटीज है कि कोई किसी से भी शादी कर लेता था। तो हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हुआ हो। तो तुम इस चीज पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। फिर विंशी कहती है, मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं बचपन से ही बुरी आत्माओं को और स्पिरिट्स को देख सकती हूँ। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पूर्वज डेविल रहे हो, इसलिए मैं ये सब चीजें देख पाती हूँ? फिर ओया उसके करीब आकर कहने लगता है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। हम दोनों के ही पूर्वज एक ही खानदान के थे और एक ही रियासतों के थे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और हम दोनों एक ही जैसे हैं। फिर विंशी कहती है, तुम मेरे से पहले तो थोड़ा सा दूर रहो और जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। भले ही मेरा तुमसे कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। अगर हमारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर देखा तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तो इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ओया खुश हो जाता है और कहता है, अब तुम मेरे बारे में केयर करने लग गई हो, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। ओया उस पर लाइन मारने लगता है और कहता है, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो क्या कहती हो, तुम मेरे साथ डेविल लोक में चलोगी और फिर हम दोनों एक कपल बन जाएंगे और शादी कर लेंगे। लेकिन विंशी उससे इरिटेट हो जाती है और उसको दूर धकेलते हुए कहती है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो और जाओ यहाँ से। अकेडमी के अंदर लिंग्यू बैठी होती है और वो अपनी स्किल्स प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके पीछे से ओया आता है और स्मेल करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। तब वो लिंग्यू को देखता है कि वो प्रैक्टिस कर रही है। फिर वो उसको देख के सोचता है, चिड़िया जैसी खुशबू क्या इसी लड़की के अंदर से आ रही है? फिर वो हैरान हो जाता है और उसको लगता है कि क्या यही तो फेनिक्स नहीं है? लेकिन वो कंफ्यूज होता है और फिर सोचता है, अपने सर पे थप्पड़ मारता है, कहता है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि ये स्मेल किस चीज की है। दूसरी ओर विंशी कपड़े धो रही होती है, लेकिन उसके कपड़ों में अभी भी दाग लगा हुआ होता है। तब वो दोबारा से कपड़े धोने के लिए जाती है, लेकिन उस पानी के अंदर डेविल की नेगेटिविटी होती है जो कि उसके अंदर चली जाती है और विंशी को पता नहीं होता। अगले दिन क्लास में यान ही सभी स्टूडेंट्स के साथ बैठा होता है और फिर विंशी को कहता है, विंशी, मुझे हमारी सेकेंड लेसन का जो मैंने तुम सबको स्किल सिखाया था वो प्रैक्टिस करके दिखाओ। मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग, यानी कि बिना कुछ होते हुए तुम मुझे कुछ बनाकर दिखाओ, वो भी अपनी स्किल्स और मैजिक से। तब वो ट्राई करती है और फिर उसके बाद वो कोशिश तो करती है लेकिन उससे कुछ भी नहीं बनता। फिर सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। फिर वो वापस से निराश होकर बैठ जाती है। उसके बाद मिंगलैंग खड़ा होता है और वो ये स्किल ट्राई करता है। तब वो एक की चेन बनाता है। एक एक करके सभी स्टूडेंट अपनी ये स्किल प्रैक्टिस करके अलग अलग चीजें बनाते हैं। फिर जब लिंग्यू ये ट्राई करती है तब वो फियोनिक्स का एक पंख बनाती है। तो सारे लोग ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं कि लिंग्यू ने आखिरकार ये फेनिक्स का फेदर कैसे बनाया। तब यान ही कंफर्म करता है कि ये फेनिक्स का ही फेदर है। ये चीज देख के तो यान ही भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सच में लिंग्यू ही फेनिक्स है। दूसरी ओर विंशी की आंखों से डेविल किंग ये सारी चीजें देख रहा होता है। उसको भी यही लगता है कि लिंग्यू ही फेनिक्स है। तब वो विंशी के थ्रू लिंग्यू का गला पकड़ने लगता है और विंशी बहुत ही जोर से लिंग्यू का गला पकड़कर उसको हवा में
लटका देती है। दूसरी ओर जो यानी होता है उसको अलग ही दृश्य दिखाई दे रहे होते हैं जिसमें कि उसको तलवार लगी होती है, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा होता है। और वहीं विंगशी उस नेगेटिविटी के इफेक्ट में लिंग्यू पर हमला कर रही होती है। सब लोग विंगशी को रोक रहे होते हैं, लेकिन विंगशी उस टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि डेविल किंग उसको और ज्यादा पावर सेंड कर रहा होता है। तब वो सभी स्टूडेंट्स को नीचे गिरा देती है क्योंकि डेविल किंग उसके पीछे लगा हुआ होता है। लेकिन यान ही को पता होता है कि ये सब विंगशी नहीं कर रही है, ये एक नेगेटिविटी है डेविल की जो कि विंगशी से ये सब चीजें करवा रही है। तब यान ही अपने दर्द को संभालते हुए आगे आता है और विंगशी के अंदर से वो नेगेटिविटी निकाल देता है। फिर विंगशी उसी टाइम बेहोश हो जाती है और यान ही उसको पकड़ लेता है। फिर डेविल लोक का किंग फियोनिक्स को लेने के लिए उसी टाइम डेविल लोक से निकल जाता है। दूसरी ओर यान बाकी सभी बच्चे भी क्लासरूम में गिरे हुए होते हैं। तब वो धीरे धीरे संभलते हैं और लिंग्यू भी वहीं पर गिरी हुई होती है। तब वो धीरे धीरे उठती है तो यान ही आके कहता है सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले जाइए, आज का लेसन यहीं खत्म होता है और सब लोग ध्यान रखिए। फिर वो लिंग्यू के पास जाता है। फिर वो लिंग्यू को चेक करता है और उसको ठीक कर देता है और होश में ले आता है। फिर वो कहता है कि लिंग्यू अभी ठीक है, तुम दोनों जाकर इसको इसके कमरे में छोड़ आओ और इसका ध्यान रखना। फिर यान ही विंगशी को देखता है और वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, साथ ही वो बहुत ज्यादा परेशान भी होता है। फिर वो विंगशी को अपने मैजिक से ठीक कर रहा होता है। तब विंगशी को धीरे धीरे होश आ जाता है। तब वो देखती है कि यान ही उसको हेल्प कर रहा है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। यान ही फिर लगातार उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी ओर लिंग्यू के रूम में उसकी छोटी बहन होती है और मिंग लैंग लिंग्यू के लिए पानी लेकर आता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि लिंग्यू अभी ठीक है या नहीं है। उसकी छोटी बहन ये चीजें देख के बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रही होती है क्योंकि वो मिंग लैंग को पसंद करती है, लेकिन मिंग लैंग लिंग्यू के लिए टेंशन में होता है। तब उसकी छोटी बहन कहती है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तो मिंग लैंग कहता है अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। फिर वो लिंग्यू को देखने लगता है। ये चीज देख के उसकी छोटी बहन और ज्यादा जेलसी फील करने लगती है। जब यान ही विंगशी को ठीक कर रहा होता है तब वो नींद में वहीं पर सो जाती है। तब यान ही को बहुत तेज सीने में दर्द होता है और उसको खून की उल्टी भी होती है। वो बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहा होता है। तब वो अपना एक ट्रेडिशनल मेथड यूज करता है और एक बाथ टब में बैठ जाता है। फिर वो वहाँ अपनी मेडिटेशन शक्तियों को यूज करता है और अपनी सोल को हेवन में भेजता है ताकि वो वहाँ से पावर लेकर वापस आ सके। तब वो हेवन में पावर सोर्स के पास जाता है। तब उसकी सोल मेडिटेशन के थ्रू सारी पावर दोबारा से गेन कर रही होती है और उसकी बॉडी वही नीचे बाथ टब में होती है। जब वो वहाँ से अपनी पावर सोर्स को इकट्ठा करके चला जाता है तब वहाँ पर उसका फादर पीछे से आता है और वहाँ पर स्वर्ग का गार्ड भी होता है। तो स्वर्ग का गार्ड कहता है महाराज, आज तक तो कभी भी मैंने यान ही को यहाँ पर आते हुए नहीं देखा। हजारों साल हो चुके हैं, वो अब तक यहाँ पर नहीं आए। आखिरी बार उनको 1000 साल पहले देखा गया था कि वो यहाँ पर आके अपना पावर सोर्स दोबारा से कलेक्ट कर रहे थे। तब स्वर्ग का जो महाराज होता है वो कहता है ये साइन है कि फियोनिक्स को यान ही ने हाल ही में देखा है, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर आना पड़ा है। स्वर्ग का गार्ड महाराज से कहता है क्यों नहीं हम यान ही को ऊपर वापस बुला ले और किसी और को फियोनिक्स ढूंढने के लिए भेज दें। तब स्वर्ग का महाराज कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यान ही यानी रेड सन और फियोनिक्स की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है, तो हम उनको चाह कर भी अलग नहीं कर सकते। दूसरी ओर लिंग्यू को धीरे धीरे होश आने लगता है। तब उसकी छोटी बहन पूछती है सिस्टर क्या तुम ठीक हो? फिर वो धीरे धीरे बैठने लगती है। तो लिंग्यू उससे पूछती है कि मास्टर कहाँ पर हैं? तो उसकी छोटी बहन कहती है कि मास्टर यहाँ पर नहीं है और मैं उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि उन्होंने विंगशी को बस ऐसे ही जाने दिया। उन्होंने विंगशी को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी। विंगशी ने तुम्हें मारने की कोशिश की लेकिन मास्टर ने उसके खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि मास्टर तो उसको जो चोट लगी थी वो ठीक करने में लगे हुए थे। जब लिंग्यू ने ये बात सुनी तो उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो ये सोचने लगी मुझे इतनी बड़ी चोट देने के बावजूद मास्टर विंगशी के साथ हैं, उन्हें मेरे साथ होना चाहिए था। ये बातें अपनी छोटी बहन के ये बातें सुन के लिंग्यू को बहुत ज्यादा जेलसी होने लगी क्योंकि वो मास्टर को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। दूसरी ओर विंगशी को धीरे धीरे होश आने लगता है। जब वो उठती है तब वो देखती है कि वहाँ पर खून पड़ा हुआ होता है। तो वो थोड़ा और बाहर आती है। तब वो देखती है कि बाथटब में मास्टर बैठे हुए होते हैं। तब वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश करती है और तब वो अपना सर झुकाकर बोलती है
मास्टर मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन वो देखती है कि यान ही उसको रिप्लाई नहीं कर रहा होता। तब वो थोड़ा यान ही के पास जाने लगती है और बोलती है, मास्टर क्या आप मुझे सुन सकते हैं? फिर वो उसके पास जाके चेक करती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये मास्टर को क्या हो गया। तब वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। फिर वो यान ही को टब से निकालती है। लिंग्यू मास्टर के रूम के बाहर खड़ी होती है क्योंकि उसे यान ही से बात करनी होती है। तब वो यान ही के रूम के बाहर नॉक करती है, लेकिन वहाँ पर यान ही ने बैरियर क्रिएट करके रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो अंदर एंटर नहीं कर पाती। रूम के अंदर विंची बहुत कोशिश करती है कि यान ही उठ जाए, लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। तब वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और उसको लगता है कि मास्टर अब नहीं रहे। तब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वहीं लिंग्यू दरवाजे में छोटा सा छेद कर देती है ताकि वो अंदर देख सके कि क्या हो रहा है। फिर विंची को लगता है कि अब उसको माउथ टू माउथ यान ही को सांस देनी पड़ेगी ताकि वो जल्दी से होश में आ सके। तब वो उसको उसके होठों पर फूंक मारकर उसको सांस देने की कोशिश करती है, लेकिन ये चीज लिंग्यू देख लेती है और वो गुस्सा होके वहाँ से निकल जाती है और लिंग्यू को इससे बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। ये सांस देने के बाद भी यान ही नहीं उठता। तब वो दोबारा से सांस देने की कोशिश करती है। तब उसकी आत्मा उसके अंदर वापस आ जाती है और यान ही आँख खोल लेता है। तब विंची ऑकवर्ड हो जाती है और यान ही को भी थोड़ा अजीब लगता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। फिर विंची कहती है, मुझे आपको जिंदा देखकर अच्छा लगा और अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उसके बाद विंची खड़ी होती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर उसको कुछ याद आता है। तब वो दोबारा से मुड़ती है और यान ही के पास जाती है और उसके होठ साफ करके फिर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सभी लोग क्लासरूम में बात कर रहे होते हैं। विंची को कल डीमन ने कब्जे में कर लिया था, जिसकी वजह से विंची ने ये सारी हरकतें की। फिर सारे आपस में बात कर रहे होते हैं कि विंची ने सिर्फ लिंग्यू पे ही हमला क्यों किया। तब उसकी छोटी बहन कहती है, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, मेरी बहन फेनिक्स है, इसीलिए डीमन ने उस पे हमला करवाया। फिर विंची जैसे ही क्लासरूम में एंटर करती है, वो देखती है कि उसके टेबल पे उन लोगों ने बहुत ही बुरी बुरी चीजें लिखी हुई होती हैं और विंची के लिए बहुत बुरी बातें उसके टेबल पर वो लोग पहले से ही लिख कर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि वो सब विंची के अगेंस्ट हो जाते हैं। विंची को ये देख के बहुत बुरा लगता है और वो उस क्लासरूम में अपने आप को अकेला महसूस करती है। वो लोग उसका पूरा सामान भी गिरा चुके होते हैं। फिर विंची वहाँ आती है और वो सब बुरी बातें पढ़ती है, जिसे पढ़ के उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। तब वो अपना सामान इकट्ठा करके सही करने लगती है। तब अचानक से लिंग्यू की छोटी बहन आती है और उसके हाथ पर अपना पैर रख देती है। तब उसकी छोटी बहन कहती है, तुमने कल मेरी बहन को मारा क्यों? और तुम्हारी वजह से हम सबको भी बहुत चोट लगी। और उसका हाथ दबा कर रखती है और उसको कहती है, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी डीमन है? क्या तुम हम सबके साथ भी वही करना चाहती हो जो तुमने कल किया? फिर विंची अपना हाथ झटक के निकाल लेती है और उसको कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। फिर लिंग्यू की छोटी बहन कहती है, तुम अपने डेविल फ्रेंड्स को क्यों नहीं बुला लेती हो? फिर उनके साथ मिलकर तुम हम सब पे अटैक करना। ये बातें सुन के विंची को बहुत बुरा लगता है और मिंग लैंग ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है, क्योंकि उसको विंची ने कसम दे रखी होती है कि तुम्हें नहीं बताना है कि तुम मुझे कभी भी जानते थे। लेकिन मिंग लैंग को ये सब बातें सुन के बहुत बुरा लग रहा होता है। जब विंची उसकी छोटी बहन से दूर जा रही होती है तो वो उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ लेती है। तब विंची को भी गुस्सा आता है और वो उसको धक्का देके नीचे गिरा देती है। तो उसकी छोटी बहन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तूने मुझे नीचे कैसे गिराया? और फिर उसके बाद वो अपना हाथ उठाकर विंची को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। तब लिंग्यू आ जाती है और वो उसको रोक देती है और वो कहती है, विंची ने ये जानबूझ के नहीं किया है, तो तुम इसको कुछ मत बोलो। वो डीमन के कब्जे में थी तो उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। फिर लिंग्यू खांसी करने लगती है। तब विंची कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी कल किया वो मैंने से बिल्कुल नहीं किया था। मिनिस्टर की छोटी बेटी गुस्से में कहती है, तुम चुप रहो, मेरी बहन बहुत ज्यादा ही अच्छी है जो तुम्हें हर बार माफ कर देती है। विंची की और ज्यादा बेइज्जती करने के लिए मिनिस्टर की छोटी बेटी सबको कहती है, मैं तुम सबको बताना चाहती हूँ कि ये बचपन से ही ऐसी है। जो भी इसके पास होता है और जो भी इसके क्लोज होता है ये उन सबको हार्म पहुंचाती है। इसको शुरू से ही अनलकी कहा जाता है। इसका दिमाग भी खराब है, इसको जरूर कोई मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये पैदा ही पागल हुई थी और इसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। और मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो इस लड़की का डीमन लोग से बहुत गहरा नाता है, तभी ये जहाँ जाती है वहाँ कुछ ना कुछ गलत करती है। तो मैं तुम सबको चेतावनी देती हूँ कि इस लड़की से तुम सब दूर रहना। अगर तुम लोग अपनी खुशकिस्मती चाहते हो तो इस लड़की से बात तक मत करना। ये लड़की एक बनौती है, अगर तुम में से किसी ने इससे बात की तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। विंची को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है और फिर उसको अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसमें कि उसके दादाजी और उसके फादर को उसकी वजह से तीर लग जाते हैं और फिर उसको एंजाइटी अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन
जमीन पे बैठ जाती है और अपने कानों पे हाथ रख लेती है, क्योंकि उसको वो पास्ट की सारी चीजें याद आ रही होती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी यानी आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। जब वो यानी को देखती है तब यानी देखता है कि उसकी आंख आंसुओं से भरी हुई होती है। तब वो बाकी सबको कहता है, क्या तुम्हें लगता है और क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम सभी इंसान, तुम में से किसी को डीमन अपने कब्जे में नहीं कर सकता? तुम्हारी तरह विंशी भी एक इंसान है और उसको भी डीमन आराम से अपने कब्जे में कर सकता है। फिर वो मिनिस्टर की छोटी बेटी के पास जाता है और कहता है, क्या तुम इसका ट्रायल लेना चाहती हो कि डीमन कब्जे में कैसे करता है? और फिर वो उसको डांटता है और फिर आगे ये भी कहता है कि मैंने अच्छे से चेक किया है, विंशी के अंदर कोई भी नेगेटिव ऑरा या नेगेटिविटी नहीं है। वो तुम सब लोगों की तरह ही एक आम इंसान है, तो तुम लोग उसको बिल्कुल भी ब्लेम मत करो और ये मत बोलो कि उसके अंदर कोई डीमन की नेगेटिविटी है या फिर उसका कोई भी कनेक्शन डीमन के साथ है। हम सभी डीमन का शिकार हुए हैं, विंशी भी डीमन का शिकार हुई है, तो हम सभी एक तरीके से विक्टिम हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि तुम सब एक टीम हो, तो एक तरीके से एक साथ रहो, एक दूसरे को परेशान करना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम बाहर जाओ तो अपने दोस्तों के साथ जाओ, अकेले कभी भी मत जाओ। और दूसरी चीज, हमेशा अलर्ट रहो, कुछ भी तुम्हें गलत लगे या सस्पिशियस लगे तो मुझे कांटेक्ट करो। और फिर यान ही कहता है, आज के लिए तुम सब छुट्टी पर हो, तुम लोग जाओ और रेस्ट करो। और लिंग्यू को कहता है, तुम मेरे साथ चलो। वो लिंग्यू को एक दूसरे घर में ले आता है जो कि एकेडमी का ही होता है। वो कहता है, आज से तुम उस घर से शिफ्ट करके इस वाले घर में रहोगी और तुम जब तक मैं ना कहूँ इस घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकती। फिर वो उस घर के बाहर एक बैरियर लगा देता है और फिर वो लिंग्यू को कहता है, मैंने ये बैरियर इसलिए लगाया है क्योंकि इस बैरियर से सिर्फ इंसान अंदर जा सकते हैं, कोई भी नेगेटिव पर्सन या डीमन इस बैरियर के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकता। लिंग्यू को लगता है यान ही उसके साथ इसी घर में रहने वाला है और वो दोनों एक साथ रहेंगे क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ था। तो इसलिए वो यान ही से पूछती है, मास्टर क्या मैं यहाँ पर अकेले रहने वाली हूँ या फिर मेरे साथ और भी कोई रह सकता है? तो यान ही कहता है, नहीं, तुम यहाँ पर अकेले ही रहोगी और अभी तुम्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये बातें सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको यान ही की अटेंशन मिल जाती है। फिर वो यान ही की और अटेंशन पाने के लिए यान ही को रोकती है और पूछती है, मास्टर मुझ पे डीमन ने अटैक क्यों किया? क्या मैं ही फेनिक्स हूँ? तो यान ही कहता है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तुम बस जैसी हो वैसी ही रहो, जो मैं सिखाता हूँ वो सीखो, टाइम के साथ सब कुछ अपने आप सामने आ ही जाएगा। यान ही जब अपने रूम में जा रहा होता है तब उसको पता लगता है कि कोई लोमड़ी उसका पीछा कर रही है। तब वो देखता है कि ये तो वुल्फ प्रिंस होता है। तब वो अटैक करता है तो उसकी पूंछ जल जाती है। तब वो अपनी पूंछ को पानी में ठंडा करने के लिए बाल्टी के अंदर बैठ जाता है। तब यान ही उसके सामने आता है। तब वो वुल्फ प्रिंस यानी कि ओया कहता है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं आपको कुछ नुकसान पहुंचाने थोड़ी आया था। तब यान ही कहता है, तुम एक डेविल हो और तुम मेरी अकेडमी के अंदर हो, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर नहीं फेंक दिया। फिर ओया कहता है, क्या मैं यहाँ पर कुछ दिन रह सकता हूँ? तब यान ही कहता है, मैं पहले ही एक डेविल की नेगेटिविटी से अभी निपट कर आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी अकेडमी में डेविल लोग का कोई भी रहे, तो तुम बेटर होगा कि यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से भगा सकता हूँ। तब ओया कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद यान ही वापस अपने रूप में जाने लगता है, लेकिन ओया तभी भी नहीं सुधरा होता, तभी भी वो यान ही का पीछा कर रहा होता है। फिर उसके बाद यान ही को पता लग ही जाता है कि वो उसका पीछा कर रहा है। तब वो उसको अपने मैजिक से दूर फेंक देता है। विंगशी लिंग्यू के नए रूम के बाहर जाती है और वो फिर आवाज देती है और कहती है कि लेडी लिंग्यू, मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ और मैं विंगशी हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। लिंग्यू अंदर ही होती है लेकिन वो विंगशी की आवाज इग्नोर कर देती है। विंगशी कहती है, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, इसलिए मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, तो प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। अभी सूप गर्म है तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन लिंग्यू विंगशी की सारी बातों को अनसुना कर देती है क्योंकि लिंग्यू पहले ही नाराज होती है और जेलेसी फील कर रही होती है क्योंकि उस दिन लिंग्यू ने देखा होता है कि विंगशी यान ही को किस कर रही होती है, जबकि वो एक गलत फहमी होती है। विंगशी उससे लगातार माफी मांग रही होती है लेकिन लिंग्यू एक भी बात नहीं सुनती और वो दरवाजा नहीं खोलती। तब वो लिंग्यू के रूम के बाहर ही बैठ जाती है। उसके बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। तब अकेडमी का डीन वहाँ से गुजर रहा होता है। तब वो देखता है कि विंगशी रूम के बाहर बैठी होती है। तब वो उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम जल्द ही इसका अगला एपिसोड भी आपके लिए लेके आएंगे।